तो शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा में अब रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर हैं। लोकसभा चुनाव के बीच यूपी के अमेठी और गौरीगंज में कुछ पोस्टर लगाए गए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। दरअसल इन पोस्टर में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से प्रत्याशी बनाए जाने की मांग उठाई गई। दिलचस्प बात यह है कि ये पोस्टर कांग्रेस दफ्तरों के बाहर लगाए गए। इनमें लिखा गया कि अब की बार रॉबर्ट वाड्रा, साथ ही ये नारा भी दिया कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। उधर प्रशासन को जैसे ही इन पोस्टर्स की जानकारी मिली तो उन्हें कांग्रेस के दफ्तरों से हटा लिया गया। वैसे पिछले दिनों खुद रॉबर्ट वाड्रा ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक उम्मीदवार ने अनोखे तरीके से नामांकन किया। दरअसल वो ऊंट पर बैठकर अपना पर्चा दाखिल करने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। इनका नाम साहिब खान पठान है। वो औरंगाबाद लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का वीडियो वायरल हो गया। दरअसल गुरुग्राम में यूट्यूबर एंड इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन हुआ था। इस मौके पर नागपुर के डॉली टपरी चाय वाले ने भी हिस्सा लिया। डॉली ने वहां अपने हाथों से सीएम समेत कुछ दूसरे नेताओं के लिए चाय भी बनाई। पिछले दिनों भारत दौरे पर आए बिल गेट्स ने भी डॉली चाय वाले से मुलाकात की थी। मेरे को सीएम जी को चाय पिलाना था और मैं चाहता हूँ कि हाँ मैं सीएम जी को चाय पिलाऊं और मेरा सपना पूरा हो गया कि मैंने उनको चाय पिलाया। और एक खास बात बताता था उनके बारे में, वो बिल्कुल यंग दिखते हैं और बिल्कुल बहुत ही माशाल्लाह बहुत स्मार्ट हैं। राजस्थान के बीकानेर में 100 फीट के गड्ढे के पास धारा 144 लगानी पड़ गई। दरअसल लूण करण सर तहसील क्षेत्र में सहजरासर गांव में कुछ दिन पहले गहरा गड्ढा हो गया। इस दौरान सड़क भी नीचे धंस गई। ऐसा अंदेशा है कि आसमानी बिजली की वजह से हुआ, लेकिन फिर भी इस मामले की तफ्तीश की जा रही है कि ऐसी घटना क्यों और कैसे हुई। वैसे अब इस गड्ढे के पास कई युवा रील बनाने भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ गई ताकि कोई हादसा न हो। यूपी के हरदोई में एक प्रत्याशी ने अनोखे तरीके से रोड शो निकाला। दरअसल भारतीय कृषक दल के उम्मीदवार प्रदीप कुमार तांगी के जरिए कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने नामांकन किया। इस दौरान उनके कई समर्थक भी मौजूद रहे। गुजरात के आणंद में लोकसभा चुनाव के बीच पानी पूरी बेचने वाले एक शख्स सुर्खियों में आ गए। ऐसे में कई लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवाने भी पहुंच रहे हैं। दरअसल वो दिखने में हूबहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह लगते हैं। इनका नाम अनिल भाई ठक्कर है। कहा जा रहा है कि जब कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि वो प्रधानमंत्री मोदी की तरह दिखते हैं और अगर उन्हीं की तरह कपड़े पहनने लगेंगे तो इससे उनकी दुकान भी अच्छी चलेगी। ऐसे में अनिल भाई ने पीएम मोदी की तरह दाढ़ी का लुक दिया और कपड़े भी वैसे भी पहनने शुरू कर दिए। अब उन्हें अपनी पानी पूरी की दुकान पर भी काफी फायदा हो रहा है। अनिल भाई का कहना है कि वो पानी पूरी का पानी आयुर्वेदिक तरीके से बनाते हैं और गोलगप्पे भी हाइजीनिक तरीके से बनाए जाते हैं। मेरे ज्यादातर कस्टमर आते थे, मुझे वो ऐसा बोलते थे कि आप अनिल भाई साइड फेस से मोदी साहब जैसे लग रहे हो, थोड़ा सा गेटअप चेंज करो, धंधे में भी मजा आएगा और पब्लिक को भी आपके साथ मजा आएगा। तो मुझे ये बात जची, तो मैंने धीरे धीरे अपने आप को मोदी साहब के तौर पे ढालना चालू किया। शकल में तो मुझे कोई जरूरत थी नहीं, ऊपर वाले की मेहरबानी से शकल तो काफी हद तक मिलती थी। थोड़ा आवाज में, थोड़ी स्टाइल में, वो साहब को देख देख के मैं अपने आप को फॉलो करता गया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी और आपकी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो रहे हैं। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। आजकल तो डिश के हिसाब से बाजार में उसके मसाले उपलब्ध हैं। जैसी सब्जी वैसा ही मसाला आपको मार्केट में मिल जाएगा। फिश करी खानी है, राजमा खाने हैं, सांबर खाना है, हर तरह का मसाला बाजार में उपलब्ध है। यहाँ तक तो चलिए ठीक है, लेकिन ये मसाले हमारे खाने का जायका बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर यही मसाले हमारी सेहत पर भारी पड़ने लगे तो इसका मतलब हमें अलर्ट होने की जरूरत है। दरअसल सिंगापुर और हांगकांग में भारत की दो नामी कंपनियों के कुछ मसालों को बैन कर दिया गया है और इनकी बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। ये रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि इन मसालों में काफी अधिक मात्रा में एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है, जो कि सेहत के लिए हानिकारक होता है और इससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। और इस मसाले को लेकर भारतीय मसाला बोर्ड हांगकांग और सिंगापुर की तरफ से भारतीय ब्रांड के मसालों की बिक्री पर लगाए गए बैन की जांच कर रहा है।
और खाने पीने की चीजों पर नजर रखने वाली संस्था FSSAI ने बाजार में बिक रहे नामी कंपनी के मसालों की गुणवत्ता को परखने के लिए फैसला लिया है। लिहाजा मसालों पर उठ रहे सवालों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान रहने के लिए हॉर्न बजाएं। ये हो ही नहीं सकता कि आपने हर घर के किचन में यूज किए जाने वाले मसालों के बारे में ना सुना हो। फिलहाल मसाला बनाने वाली ये दोनों ही कंपनियां अब जांच के दायरे में आ गई हैं। भारत के 2 दिग्गज मसाला ब्रांड की क्वालिटी पर सवाल उठने लगे हैं। हांगकांग ने इन दोनों मसाला ब्रांड्स के कुछ प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा दी है। मसालों की बात जब आ रही है तो मैं यहाँ इसमें खास तौर से ये मैसेज देना चाहूंगा कि तमाम गृहिणियां साबुत मसाले लाकर अपने घर पीसिए। हम बातें तो बहुत करते हैं, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। जब खुद के इस्तेमाल की बात आती है तो हम पैकेज फूड ले आते हैं। आसान है और बहुत टाइम बचाता है। नहीं, ये टाइम नहीं बचा रहा है, ये हमारी लाइफ को शॉर्टेन कर रहा है। ये शेल्फ लाइफ लंबी, मेरी लाइफ छोटी कर रहा है। जो बताया बहुत अच्छी बात बताई। तो इसमें ट्रेंड स्टाफ को रखना पड़ेगा, माहिर लोगों को कंपनीज में एम्प्लॉय करना पड़ेगा। उसमें खर्चा आता है, ये कंपनियां रखती नहीं है। हांगकांग की कार्रवाई के बाद सिंगापुर की फूड एजेंसी SFA ने भी फिश करी मसाला पर फिलहाल रोक लगा दी है। एजेंसी ने करी मसाला के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है। दावा है कि फिश करी मसाले में एथिलीन ऑक्साइड तय मात्रा से कहीं ज्यादा है। सिंगापुर की फूड एजेंसी SFA का कहना है कि एथिलीन ऑक्साइड की कम मात्रा से फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन लंबे समय तक इसका सेवन करने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। जिस एथिलीन ऑक्साइड को लेकर हांगकांग और सिंगापुर में बवाल मचा है, आखिर वो है क्या? एथिलीन ऑक्साइड एक रंगहीन गैस है। रूम टेम्परेचर में रखे होने पर इससे मीठी सी गंध आती है। इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल, डिटर्जेंट, फोम, दवाएं, एडेसिव और सॉल्वेंट्स बनाने में भी किया जाता है। खाने के मसालों में भी इसका थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है ताकि ई. कोलाई और साल्मोनेला जैसे माइक्रोबायल कंटेमिनेशन को रोका जा सके। जिसको कहते हैं ना हर खान एवरी बैच हैज टू बी चेक्ड। भाई इसमें जा क्या रहा है? और हमारे देश की कितनी बदनामी हो रही है। पहले कफ सिरप में गड़बड़ हो गई थी, अभी ये मिल्क विल्क का इशू हो गया। खैर वो तो बड़ी कंपनी की बात है, संभाल लेंगे वो लोग। हमारे मुल्क से जो हमारा ये नॉर्दर्न इंडिया का क्लाइमेट है, गर्म क्लाइमेट है, उसमें चीजों के खराब होने की संभावना साउथ के क्लाइमेट से 10 गुना बढ़ जाती है। तो उसपे ये सुपरवाइज स्टाफ को, सुपरविजन के लिए ट्रेंड स्टाफ को, जिसपे खर्चा होगा कंपनियों का, वो रखना पड़ेगा। नहीं तो ये ऐसे ही हो जाएगा, ये ऐसे ही हो जाएगा, ये बदनामी कराएगा और ये हमारी सेहत से डायरेक्ट खिलवाड़ कराएगा। ये तो उन मसालों की बात हो रही है जो बाहर गए हैं। बहुत सी प्रोडक्ट जो बाहर जाती है, हमारी कंपनियां उनमें एक्स्ट्रा केयरफुल होकर उनको भेजती हैं। जो घर में अपने सर्व हो रहा है उसके क्वालिटी कंट्रोल का क्या रेशियो है, वो भी जरा निकाल के देखना पड़ेगा। एथिलीन ऑक्साइड को जानने के बाद अब ये जानना भी जरूरी है कि ये सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है, क्योंकि हांगकांग और सिंगापुर से उठा ये सवाल सेहत के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एथिलीन ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन की कैटेगरी में रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि ये इंसान में कैंसर का कारण बन सकता है। जो लोग लगातार इस केमिकल के संपर्क में रहते हैं या सेवन करते हैं तो उससे आँखों, त्वचा, नाक, गले और फेफड़ों में जलन हो सकती है। ये दिमाग और नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं अमेरिका की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक एथिलीन ऑक्साइड के संपर्क में आने से महिलाओं में लिम्फोइड कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि भारतीय मसाला ब्रांड ने सिंगापुर और हांगकांग में अपने प्रोडक्ट बैन होने की खबरों का खंडन किया है। कंपनी ने कहा है कि किसी भी देश में उनके मसालों पर बैन नहीं लगा है और सभी प्रोडक्ट सेफ और हाई क्वालिटी के हैं।
देखिए, ये हमारी मानसिकता में से मिलावट की शुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक नहीं ठीक होगा। समाज में हम जो परोस रहे हैं उसमें फायदा के लिए मिलावट होती है। एडल्ट्रेशन जो वर्ड है ना, वो सही चीज पे गलत चीज को आप मिलाइए मत, सही चीज को महंगा बेचिए। लेकिन होता यह है कि वजन बढ़ाने के लिए हम लोग हर साल प्रोग्राम करते हैं ना, दिवाली पे मिठाई में क्या मिल रहा है। हांगकांग और सिंगापुर में इन मसालों पर लगे प्रतिबंध के बाद भारत सरकार ने भी इनकी गुणवत्ता की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही देश में बिकने वाले दूसरी कंपनी के मसालों की भी जांच का आदेश दे दिया गया है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सिंगापुर और हांगकांग की भारतीय कंपनी के मसालों पर कार्रवाई के बाद देश भर से इनके सभी ब्रांड के मसालों के नमूने लेने शुरू कर दिए हैं। मजेदार बात यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है। वित्त वर्ष 2022 से 23 में देश ने करीब 32,000 करोड़ रुपए का मसाला एक्सपोर्ट किया था। ऐसे में इन खबरों से देश के मसालों के व्यापार पर असर जरूर पड़ सकता है। और जब से सिंगापुर और हांगकांग ने भारत की नामी गिरामी कंपनी के मसालों पर बैन लगाया है, तब से लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा है कि अब तक हम जिन मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सुरक्षित है भी या नहीं। लिहाजा मसालों पर हो रही किचकिच को लेकर खुद सतर्क हो जाइए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वीवीपैट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर शाम 6 बजे थम गया। अब शुक्रवार को मतदान होगा। इस दौरान 13 राज्यों की कुल 88 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर समेत उत्तर प्रदेश की 8 सीटें भी शामिल हैं। इनके अलावा केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13 और मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर भी मतदान होगा। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात की। ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। सौरभ ने बताया कि जेल में मुलाकात के समय शीशे के दूसरी तरफ केजरीवाल बैठे थे और उनसे एक फोन के जरिए बातचीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस दौरान अदालत ने साफ किया कि वो मतदान को नियंत्रित नहीं कर सकती। हालांकि ये भी कहा कि अगर सुधार की गुंजाइश है तो वो जरूर आगे बढ़ सकती है। इससे पहले एक याचिका के जरिए ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग उठाई गई थी। यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट से खुद समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने सीट से 2 दिन पहले ही अपने रिश्ते के भतीजे और लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन स्थानीय नेताओं की मांग के बाद अखिलेश ने अपना फैसला बदल लिया। अब वो गुरुवार को खुद अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। चुनाव के बीच यूपी के नोएडा में कुछ किसानों ने अलग तरीके से वोट की अपील की। दरअसल उन्होंने भैंस बुग्गी पर गेझा गांव का भ्रमण किया और लोगों से वोट करने की गुजारिश की। साथ ही किसानों ने गांव के लोगों से अपील भी की कि वो अपने मुद्दों पर वोट डालें। महाराष्ट्र के अकोला में कुछ बंदरों के अनुशासन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि ये वीडियो हनुमान जयंती यानी मंगलवार का है। इस दौरान कोथली बुजुर्ग गांव में लंगर का आयोजन हुआ था, जिसमें बंदरों को लाइन में बिठाकर मिठाई खिलाई गई। इस मिठाई का बंदरों ने भी बड़े अनुशासित तरीके से लुत्फ उठाया। वहीं जिन 1-2 बंदरों ने अनुशासन तोड़ने की कोशिश की तो उन्हें अपनी सीट पर बैठने की हिदायत दे दी गई, जिसके बाद वो भी अपनी सीट पर बैठकर लंगर खाने लगे। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के एक बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। राहुल गांधी के सलाहकार और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने सुझाव दिया है कि भारत में इनहेरिटेंस टैक्स पर चर्चा होनी चाहिए। दरअसल अमेरिका में किसी शख्स की मृत्यु के बाद इनहेरिटेंस टैक्स लगता है और उसकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सरकार को ही जाता है। सैम पित्रोदा के इसी बयान पर बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उनका एक ही मंत्र है, लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। हालांकि कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया है और इसे उनका निजी बयान करार दिया है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है।
when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, ताकि ध्यान मुद्दों से हटाया जाए। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का विरासत टैक्स को लेकर दिया गया बयान कांग्रेस के गले की हड्डी बन गया है। दरअसल एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा से कांग्रेस के संपत्ति के सर्वे के वादे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अमेरिका के कुछ राज्यों में लागू विरासत टैक्स का जिक्र किया और कहा कि यह कानून उन्हें पसंद है। यही नहीं, पित्रोदा ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर भारत में बहस की जरूरत है। In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it. Public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich. सैम पित्रोदा के इस बयान के सामने आने के बाद देश में सियासी तूफान खड़ा हो गया। पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वाली है। हम भारतीय जरूरत है के हिसाब से खर्च करते हैं, पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली इस बचत पर भी, इस संपत्ति पर भी उसकी नजरें हैं, लूटना चाहती है। यानी कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस का मंत्र है, ये याद रखना, घर घर पहुंचाना। मेरी बात पहुंचाओगे घर घर? मेरी बात घर घर पहुंचाओगे? कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट। साथियों, कांग्रेस को देश के संविधान से नफरत है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति को हड़प कर सरकारी खजाने में डालना चाहती है। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के पास प्रदर्शन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको डिटेन किया। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो काफी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और यहाँ से मार्च जो है वो कांग्रेस दफ्तर की तरफ निकाला जा रहा है। महिलाओं के हाथ में तख्तियां हैं जिस पर लिखा हुआ है कि कांग्रेस को हराना होगा और दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा उनके साथ साथ तरुण चुग भी यहाँ पर मौजूद है। जब कांग्रेस के तरकश से तीर निकल गया तो पित्रोदा के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि ये उनका निजी बयान है, लेकिन बीजेपी ने मुद्दे को हवा में उछालते हुए कहा कि पित्रोदा के बयान से कांग्रेस बेनकाब हो चुकी है। मैं साफ कह देना चाहता हूं, इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाहकारों द्वारा, ताकि ध्यान मुद्दों से हटाया जाए। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई है। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है। इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी अगर ये नहीं करना चाहती तो अपने मैनिफेस्टो से सर्वे की बात को विड्रॉ करना चाहिए, ये घोषित करना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी माइनॉरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी गरीब है।
पित्रोदा के बयान पर जब बवाल बढ़ा तो वो खुद सफाई देने आगे आए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और कहा कि उन्होंने अमेरिका के संदर्भ में उदाहरण दिया था, लिहाजा उनकी बातों से कांग्रेस समेत किसी भी पार्टी की नीतियों से कोई लेना देना नहीं है। सैम पित्रोदा के इस बयान से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है और पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र और विरासत टैक्स को लेकर बीजेपी हमलावर है। इस बीच आज दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का शोर थम गया। 26 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लिहाजा देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता चुनावी मुद्दों और अफवाहों के बीच किसे तवज्जो देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे देखिए धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद है और उसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए चलिए आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी रहा। बुधवार सेंसेक्स 114 अंक चढ़कर 73,853 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी के साथ 22,402 पर पहुंच गया। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार बुधवार को सोने का भाव 410 रुपए बढ़ गया, जिसके बाद प्रति 10 ग्राम इस येलो मेटल की कीमत 72,610 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमत में भी 250 रुपए का उछाल दर्ज किया गया। अब 1 किलो चांदी की कीमत 83,750 रुपए हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक को तत्काल प्रभाव से नए क्रेडिट कार्ड नहीं जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ने पर भी रोक लगा दी गई। RBI ने साफ कहा कि उसने बैंक से पर्याप्त IT इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन बैंक इन कमियों को दूर करने में असफल रहा। पेमेंट कंपनी पेयू को अब नए ग्राहक जोड़ने की हरी झंडी मिल गई। RBI ने इसकी मंजूरी दे दी। इस तरह अब कंपनी पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम कर पाएगी और अपने प्लेटफॉर्म पर नए व्यापारियों को भी शामिल कर सकेगी। अमेरिका के सबसे बड़े बैंक JP मॉर्गन चेस के CEO जेमी डिमन ने प्रधानमंत्री मोदी की नीति की तारीफ की। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने भारत में करीब 40 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। इसके अलावा जेमी डिमन ने बताया कि कई अमेरिकी सरकारी अधिकारी भी इस बारे में कल्पना कर रहे हैं कि PM मोदी की जैसी सोच से भी अमेरिका को चलाना चाहिए। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। तो आज बात DRDO की एक उपलब्धि की करेंगे। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सेना के जवानों के लिए एक अत्याधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है। ये जैकेट दूसरे बुलेट प्रूफ जैकेट के मुकाबले काफी हल्की है, लेकिन हल्की होने के बावजूद ये जवानों को दुश्मनों की गोलियों से बचाने में सक्षम भी है। ये है हिंदुस्तान के जवानों का अभेद्य सुरक्षा कवच। इसे पहनने वाले जवान को न तो राइफल की गोली छू पाएगी और न ही किसी दूसरी मशीन गन की गोली। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने इस बुलेट प्रूफ जैकेट को अत्याधुनिक तकनीक और मटेरियल से तैयार किया है। खास बात तो ये है कि ये जैकेट अब तक की बनी सभी बुलेट प्रूफ जैकेट्स में सबसे हल्की है। हल्का होने के कारण ही इस जैकेट को घंटों पहने रहना बेहद आसान है। ये जैकेट जवानों को कभी भारी नहीं लगेगी। DRDO के कानपुर सेंटर ने इस बुलेट प्रूफ जैकेट को तैयार किया है। हाल ही में इस जैकेट का TBRL चंडीगढ़ में परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के दौरान जैकेट पर स्नाइपर राइफल से 6 गोलियां दागी गयी, लेकिन ये सभी गोलियां इस बुलेट प्रूफ जैकेट को भेदने में नाकाम रही। इस जैकेट का आगे का हिस्सा मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से बना है। पीछे के हिस्से पॉलीमर से तैयार किए गए हैं। निर्माण के इस आधुनिक तरीके से इस जैकेट को पहनना आरामदायक है, साथ ही जवानों के लिए जीवन रक्षक भी साबित होगी। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज की बात होगी लोकसभा चुनावों में सबसे हॉट सीट में शामिल अमेठी की। गांधी परिवार का गढ़ रही अमेठी से राहुल गांधी के एक बार फिर से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। इसके साथ ही रायबरेली से प्रियंका गांधी के पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने के आसार हैं। अभी बीजेपी नेता स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद हैं।
उन्होंने पिछले लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी को हराकर इस सीट पर जीत हासिल की थी। तब राहुल केरल के वायनाड से चुनाव जीतकर सांसद बने थे। इस बार भी राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इसके बाद कभी भी अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है और ये लगभग तय माना जा रहा है कि इस बार राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर इंटरनल सर्वे करवाया है और इस सर्वे के आधार पर तय ये हुआ है कि दोनों सीटों पर गांधी परिवार से ही प्रत्याशी उतारे जाएंगे। दोनों सीटों पर नामांकन की तारीख आखिरी तारीख 3 मई है और इन सीटों पर 5वें चरण में यानी कि 20 मई को चुनाव होना है, वोटिंग होनी है। और इस बीच रॉबर्ट वाड्रा भी अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। उनके समर्थन में पोस्टर भी लगाए गए थे जिन्हें पुलिस प्रशासन ने हटा दिया। फिलहाल राहुल गांधी के आने से पहले अमेठी में कांग्रेस दफ्तर को सजाया संवारा जा रहा है। हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार त्रिपाठी ने अमेठी में कांग्रेस दफ्तर का जायजा लिया और पार्टी के नेता दीपक सिंह से बात की। जिस तरीके से देख सकते हैं कि हम कांग्रेस कार्यालय पे हैं, पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है। बाकायदे कार्यालय पे रंग रोगन किया जा रहा है। पूरे कार्यालय की पुताई, पेंटिंग नए सिरे से पूरी तैयारी की जा रही है। जिस तरीके से देखें, ये घासों की सफाई की जा रही है। लोग पूरी तरह से मजदूर यहाँ जुटे हुए हैं क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय पे सन्नाटा सा पसरा हुआ था, वो अब चहल भी बढ़ गई है। आपको दिखाएंगे कि ये भवन है। राहुल गांधी जब अमेठी से कभी सांसद हुआ करते थे या वो यहाँ पे आते थे तो रात्रि विश्राम इसी घर में करते थे। इस घर के अंदर जिस तरीके से आपको बताएं कि अंदर राहुल गांधी रुकते थे और यहीं पर रात्रि निवास करने के साथ ही संगठन के लोगों से भी बातचीत करते थे। इसके अंदर पूरी तैयारी चल रही है, साफ सफाई हो रही है। लोग सभी कार्यकर्ता नेता जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम को लेकर कि राहुल गांधी आ रहे हैं। जिस तरीके से ये युद्ध स्तर पे तैयारियां चल रही हैं तो लग रहा है कि राहुल गांधी अमेठी कभी भी आ सकते हैं। इसी को लेकर हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह हैं, उनसे जान लेंगे। भैया, कैसे देख रहे हैं कि जिस तरीके से तैयारी जोरों पे चल रही है, मजदूर लगे हुए हैं, अंदर सफाई हो रही है, राहुल गांधी यहाँ रुकते थे उसकी सफाई की जा रही है, तो क्या तैयारी है? क्या राहुल गांधी की आने की कुछ सुगबुगाहट हो रही है? खामोशी दिखी थी लोगों को, अब आहट है। स्मृति ईरानी जी खुद ही बयां कर रही हैं जिस तरह से डरी हुई हैं। पहले पकड़ुआ शादी सुनी थी भाजपा और स्मृति ईरानी जी पकड़ुआ ज्वाइनिंग करा रही हैं, तो स्पष्ट तौर पर चीजें स्पष्ट हैं कि राहुल गांधी जी का खौफ ठीक उस तरह से स्मृति ईरानी जी के सर चढ़ के बोल रहा है जैसे शेरवान के सचिन तेंदुलकर की बैटिंग। तो अमेठी का हर दिल अजीज नेता, देश में 10,000 किलोमीटर तक चल के भारत को न्याय की, भारत को मोहब्बत का पैगाम देने वाला नेता राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं और उसकी तैयारी कांग्रेस पार्टी काफी समय से कर रही थी। हमने संगठन का पुनर्गठन, संगठन में जो भी जैसे चीजों को जोड़ना था जोड़ा, बूथ कमेटी का हम लोगों ने रिहर्सल किया, पूरी तैयारी है और राहुल गांधी जी को चुनाव लड़ाने की, यहीं से एमपी बनकर देश के प्रधानमंत्री बनाने की। आप यहाँ पे अमेठी के नागरिक हैं, कैसे देखते हैं कि एक तरफ पोस्टर लग रहा है वाड्रा का, एक तरफ चर्चा हो रही है 26 के बाद वायनाड से चुनाव के बाद राहुल गांधी आएंगे, तो कैसे देख रहे हैं चुनाव आप? देखिए, चुनाव तो अभी तक अकेली प्रत्याशी हैं भाजपा की, वो लगातार प्रचार में व्यस्त हैं। और जहां तक रही कांग्रेस की बात, तो जो प्रदेश नेतृत्व से जो सूचना मिल रही है कि 27 तारीख को राहुल गांधी 27 से 28 में यहाँ पर आएंगे, 2 या 3 में उनका नामांकन है। चूंकि कांग्रेस की हमेशा पुश्तैनी सीट रही है लगातार, बीच में महाराज डॉक्टर संजय सिंह ने सतीश शर्मा को हराकर यहाँ से सांसद बने थे और उसके बाद फिर से लगातार गांधी परिवार यहाँ पर नेतृत्व करता रहा है और लोगों के बीच उनकी अच्छी खासी आज भी पैठ है, लोग उनको अपना मानते भी हैं। तब अगर इस नज़रिए से अगर राहुल गांधी आते हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव एक बार फिर से दिलचस्प होने की उम्मीद है अमेठी में। यहाँ तो हमको लग रहा है वाड्रा यहाँ 0 हैं। मैं जो कहूँगा सत्य कहूँगा, यहाँ स्मृति ईरानी आ रही हैं। देखिए, जैसे जानकारी हमको मिली, हम तो माननीय सांसद जी के कई भाषणों को सुना, उनके बातों को, वो स्वयं उन्होंने कहा कि वो आ रहा है, राहुल गांधी आ रहा है। उन्हीं के माध्यम से जानकारी मिल रही है। माननीय सांसद जी के ही से जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे चुनाव राहुल गांधी लड़ने आ रहे हैं। और अभी तक तो माननीय सांसद जी निर्विरोध हैं, जो अभी तक है माहौल निर्विरोध है। अगर वही बता रहे हैं, बाकी लग नहीं रहा है यहाँ राहुल जी आएंगे, चूँकि कारण है, लेकिन वो कह रही है तो विश्वास करना पड़ता है। अमेठी जो है कभी कांग्रेस की रही है, लेकिन अब जो है भाजपा की सीट है और रहेगी। कल दूसरे चरण मतदान खत्म होगा तो सर कल क्लियर हो जाएगा। कल शाम को यहाँ चुनाव जो भी लड़ेगा
शायद राहुल गांधी लड़ेंगे यहाँ से, वही जीत सकते हैं। माहौल उन्हीं का है इस बार। राहुल गांधी लड़ेंगे, राहुल गांधी जीतेंगे। राहुल गांधी जीतेंगे। वो यहाँ से पहले के सांसद थे, अभी शायद 2 बार से वो ना है तो वो बातें दूसरी है, लेकिन वर्तमान समय में युवा जो हैं वो सोच रहे हैं कि राहुल गांधी आए, एक बार फिर से वो अमेठी में अपना वर्चस्व स्थापित करें। हम लोग उनके प्रति अपनी जागरूकता, जितनी भी चीज़ें हम लोग अपना योगदान करें राहुल गांधी के प्रति। उन्होंने पुराने वक्त में अमेठी के लिए बहुत अच्छी चीज़ें लागू की हुई हैं। स्मृति ईरानी यहाँ चुनाव हार जाएंगी, राहुल गांधी यहाँ चुनाव जीतेंगे। अगर लड़ते हैं तो बाड्रा तो नहीं जीत पाएंगे। अभी क्या लग रहा है, राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? राहुल गांधी को उम्मीद है चुनाव लड़ने के, वो लड़ेंगे यहाँ से। हाँ, और लड़ेंगे, जीतेंगे भी। कांग्रेस तरफ कोई आया नहीं है, स्मृति ईरानी आई हैं और राहुल गांधी लड़ेंगे नहीं। उनके अलावा चाहे जो भी लड़ेगा, भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी जीत जाएंगे। मोटोरोला के नए स्मार्टफोन की बिक्री शुरू। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। सैमसंग ने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। इसका नाम सैमसंग गैलेक्सी C55 है। इसे 2 वेरिएंट के साथ पेश किया गया। इसका पहला वेरिएंट 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज, जबकि दूसरा वेरिएंट 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ आता है। 8 GB वाला वेरिएंट करीब 23,000 रुपए, तो 12 GB वाला वेरिएंट करीब 26,000 रुपए में मिलेगा। हालांकि अभी ये स्मार्टफोन चीन में लॉन्च हुआ है। एप्पल ने अपने बड़े इवेंट की तारीख का ऐलान कर दिया। इस इवेंट का नाम लेट लूज है और ये 7 मई को होगा। चर्चा है कि कंपनी इसमें आईपैड और एप्पल पेंसिल लॉन्च कर सकती है। मोटोरोला के नए स्मार्टफोन मोटो G64 5G की बिक्री शुरू हो गई। इसकी लॉन्चिंग 16 अप्रैल को हुई थी। इसे 2 स्टोरेज और 3 रंगों में पेश किया गया है। आप इस स्मार्टफोन को मोटोरोला की वेबसाइट के अलावा फ्लिपकार्ट के जरिए भी खरीद सकते हैं। इसकी शुरुआती कीमत करीब 14,000 रुपए रखी गई है। न्यूज पैक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।